नमस्कार दोस्तों। राधे राधे। जय हिंद। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से जोर शोर से चल रही होगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि इससे पहले नंबर सिस्टम के हमारे जो सेट आए हैं, जीरो से हमने नंबर सिस्टम को स्टार्ट किया है। और इससे पहले 3 सेट यूट्यूब पर आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उन्हें ज़रूर देखें, तभी आपको नंबर सिस्टम शून्य से हाई स्तर तक समझ में आ जाएगा। और हमने कोशिश की है कि जहाँ से नंबर सिस्टम जिस तरीके का प्रश्न बन सकता है उन सभी टॉपिक को हमने इकट्ठा किया है। और ये धीरे धीरे करके हमने 4 क्लासेज में पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज की जो हमारी क्लास है नंबर सिस्टम की अंतिम क्लास रहेगी, तो इसे भी आप पूरा देखें। और इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम के जो हमने टॉपिक कराए उनसे अलग, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरह के क्वेश्चन को चाह रहे हैं जो हमने नहीं कराया, तो आप ज़रूर बताएं। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं, तो आज क्लास को आप पूरा देखें, तभी आपको नंबर सिस्टम पूरा समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न क्या है, संख्या पद्धति से। पहला प्रश्न जो हमने लिया है, सही गलत प्रश्नों की संख्या ज्ञात करना। जो हम एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम में पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग होती है कि 1/4 की, 1/3 की, 1/2 की, इस तरह से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उसमें गलत प्रश्न की संख्या या सही प्रश्नों की संख्या हम कैसे ज्ञात करें, तो ऐसे ही संबंधित प्रश्न हमने ये लिए हैं। पहला प्रश्न है, किसी परीक्षा में सही उत्तर के लिए 4 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक माइनस 1 अंक निर्धारित किया गया। यदि इस परीक्षा में एक छात्र ने कुल 100 प्रश्न किए और उसे 280 अंक मिले हों, तो छात्र ने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए। हमसे ये पूछा है कि छात्र ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए, जिससे कि उसके नेगेटिव में मार्किंग हुई और उसका स्कोर जो बन रहा था आपका उसके हिसाब से कम आया। देखिए कैसे करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके कराना चाहता हूँ। देखिए पहला तरीका जो हम एक जनरली तौर पर मान लें कि उसने मान लो 100 प्रश्न किए हैं। उसने कितने किए हैं? 100 प्रश्न, जैसा कि प्रश्न दे रखा है। अब ये 100 प्रश्न में कुछ सही होंगे और कुछ इसमें गलत होंगे। इधर हमने मान लिया सही प्रश्न कि सही प्रश्न कितने किए उसने, और इधर हमने मान लिया गलत प्रश्न कितने किए। हमने सही को मान लिया। मान लो गलत प्रश्न हमसे पूछे हैं, ये हमसे पूछा गया गलत उत्तर कितने प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए। तो जो गलत प्रश्न उसने किए, यानी जो प्रश्न के उत्तर उसने गलत दिए, उसे हमने मान लिया x। टोटल प्रश्न उसने 100 किए हैं, तो उसमें से कुछ सही भी किए होंगे। अब जो सही किए हैं वो कितना आ जाएगा? 100 माइनस एक्स। 100 माइनस एक्स। अब इनकी मार्किंग कैसे है? जो सही प्रश्न है उसके लिए आपको मिलते हैं, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। ये 4 अंक मिले, प्लस प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक का प्रावधान किया गया है। x गुणा -1 बराबर उसे कितने अंक मिले? 280 अंक मिले। यहां पर उसको 280 अंक प्रदान किए गए। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां बनेगा 400, ये हो गया आपका 4x, और ये हो गया -x, बराबर हो गया 280। 280 अंक उसे मिले। ये 400 और 280 को इधर लेके आएंगे हम। 400 में से 280 घटाएंगे, बराबर हो जाएगा आपका 4x, और ये x कितना हो जाएगा? 5x, बराबर जाकर के हो गया प्लस का। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ बचेगा 10 0, और ये 2 8 और 1, बराबर है आपका 5x। तो x बराबर हो गया बटे में 5, 120 बटे 5। 5 से इसे भाग कर देंगे, आपका जो आएगा 24। तो x बराबर 24, यानी 24 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए उसने, तो हमारा आंसर होगा 24। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। मैं इस सवाल को अब दूसरे तरीके से कराता हूं, शॉर्ट तरीके से। अगर x नहीं माने तो हम कैसे करें? आप इसका स्क्रीनशॉट लें। देखिए
आगे अगर इसी प्रश्न को दोबारा करें हम किसी और तरीके से, मान लो हम करते हैं आगे, कैसे करें। प्रश्न में दे रखा है कि किसी परीक्षा में उसने कितने प्रश्न किए हैं, 100 प्रश्न किए उसने, कुल प्रश्नों की संख्या थी उसकी 100, प्रश्नों की संख्या 100। कौन से वाले प्रश्न है ये, अटेम्प्ट प्रश्न, जो उसने अटेम्प्ट किए थे, जिन प्रश्नों के उसने जवाब दिए, चाहे वो गलत दिए या सही दिए, ऐसे प्रश्न उसके थे 100। अब 100 प्रश्नों के जो आपके अंक मिले उसे कितने मिले। अच्छा एक बात और, प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसे कितने अंक मिलने चाहिए, 4 अंक। तो इसका जो कुल अंक बनेगा, इसका जो अंक मिलेगा वो होगा आपका 100 गुणा 4, ये हो गया आपका 400 अंक बनना चाहिए था। उस छात्र को 400 अंक मिलने चाहिए थे अगर 100 के 100 प्रश्न सही होते हैं, लेकिन उसे मिला कितना, लेकिन उसे मिला कितना, मिला 280 अंक मिला। 100 प्रश्न करने पर उसे 280 अंक मिले। नुकसान कितने का हुआ, नुकसान हुआ कितने का हुआ, 0, 10 में से 8 गया 2 और 1, 120 अंक का उसे लॉस हो गया, नुकसान हो गया। अब चूंकि प्रावधान है एक प्रश्न गलत, एक प्रश्न का उत्तर गलत देने पर उसे -1 अंक कटेगा, तो एक प्रश्न गलत करने पर टोटल अंक कितने कटेंगे, तो वो होगा आपका 1 + 4, 5 अंक की कटौती, 5 अंक की कटौती की जाएगी, क्योंकि 4 अंक का प्रश्न है, सही देने पर और गलत करने पर 1 अंक और काटा जाएगा, तो इस तरह से गलत जाने पर 5 अंक आपके कटेंगे। तो जो 120 अंक कटे वो कितने पे कटे, तो गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्न बराबर 120/5, कितना आ जाएगा आपका 24 प्रश्नों के उसने गलत उत्तर दिए। तो आशा करता हूं आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, आप किसी भी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ठीक वैसा ही है जैसे अभी हमने पहला प्रश्न किया है। एक प्रतियोगात्मक परीक्षा के दौरान यह प्रावधान रखा गया कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 अंक प्रदान किया जाता है। यदि एक अभ्यर्थी ने कुल 80 प्रश्न किए जिसमें वह 160 अंक लाता है तो उसने कितने प्रश्नों के गलत व सही उत्तर दिए। हमें यहाँ पर गलत और सही दोनों प्रश्नों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें भी आप साधारण तरीके से नहीं करेंगे, हम एक्स वाले से नहीं करेंगे, अब जो तरीका हमने सीख लिया उससे करेंगे। कुल प्रश्न कितने किए उसने, कुल प्रश्नों के अंक कितने मिलने चाहिए थे, डायरेक्ट हम लिखते हैं कुल प्रश्नों के अंक मिलना था, कितना मिलना था, उसने कितने प्रश्न किए, 80 प्रश्न किए, 80 प्रश्न किए, उसके लिए 3 अंक का प्रावधान था, तो इसका बना 240 अंक, 240 अंक उसे मिलना था, लेकिन मिला कितना, मिला कितना 160 अंक, उसे मिला 160 अंक। नुकसान कितने का हुआ, नुकसान कितने का हुआ 0, 14 में से 6 गया 8, और ये 80 अंक का नुकसान हुआ उसे, नुकसान हुआ उसका 80 अंकों का नुकसान हुआ। आगे दिया है एक गलत उत्तर पर, एक गलत उत्तर पर कटौती, कुल कटौती कितनी होगी एक गलत उत्तर पर, तो हम कहेंगे 1 अंक गलत उत्तर का है और 3 अंक सही प्रश्न के हैं, तो कुल कितना होगा 3 + 1, 4 अंक की कटौती की जाएगी। तो 80 अंक कटौती किए गए,
एक प्रश्न के लिए 4 अंक काटे जाते हैं, तो कुल अंक कितने काटे गए? 80। तो प्रश्नों की संख्या यानी गलत प्रश्न, हम पहले गलत प्रश्न निकालेंगे। गलत प्रश्न कितने होंगे? 80/4 काट देंगे, कितना आया? 20 प्रश्न। 20 प्रश्न उसने गलत किए थे, 20 प्रश्नों के उसने गलत जवाब दिए। बाकी कुल कितने किए थे? 80 किए थे। तो सही प्रश्न कितने होंगे? सही होंगे आपके 60 प्रश्न। 60 प्रश्नों के जवाब उसने सही दिए थे। तो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट लें। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, दो पैर और चार पैर वाले जानवरों से संबंधित प्रश्न। इस तरह के प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखिए प्रश्न है आपका, किसी समूह में कुत्ता और कुछ मुर्गा है। यदि समूह में पैरों की संख्या 130 हो तथा गर्दनों की संख्या 40 है, तो समूह में कुत्तों की संख्या कितनी होगी? अब हम यहाँ पर देखें तो कुत्तों की संख्या, जो कुत्ते हैं वो 4 पैर वाले हैं और जो आपके मुर्गा हैं वो 2 पैर वाले हैं। ठीक, अगर हम इसे साधारण तरीके से करें तो मान लो ये आपके दे रखे हैं, कुल जानवर कितने हैं? कुल जानवर है 40, क्योंकि गर्दनों की संख्या उतनी ही होगी जितने की जानवर होंगे। अब एक जानवर के 2 गर्दन तो होंगी नहीं 3 होंगी, तो जितने गर्दन होंगी उतने ही आपके जानवर होंगे। अब इसमें हमें अलग अलग मान लेना है। एक तरफ मानते हैं हम कुत्ता, इसमें कुत्ता कितने हैं? एक तरफ मानते हैं मुर्गा, जो आपके मुर्गे दे रखे हैं। यहां पर कुत्तों को मान लेते हैं हम x। जब कुत्ते हो गए x, तो ये हो जाएंगे आपके 40 - x। 40 - x क्या हो गए? मुर्गे हो गए। अब जिनके पैरों की संख्या जो दे रखी है उस हिसाब से हम इन्हें लगाते हैं। देखिए कुत्ते हैं तो इसमें कितने होंगे? 4 पैर होंगे, और इधर मुर्गा है तो मुर्गे में कितने होंगे? 2 पैर होंगे। और इनका जो टोटल होगा, इन दोनों का ही टोटल होगा, किसके बराबर होगा? 130 के, जो 130 पैरों की संख्या दे रखी है। ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका 4x प्लस 40 दूनी 80 माइनस 2x बराबर 130। ये हो गया, ये प्लस है आपका, प्लस 4x में से x 2x जाएंगे, 2x बचेगा, इधर ये घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 50। 130 में से ये 80 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो गया x बराबर 50/2। ये आ गए आपके 25। 25 क्या है यहाँ पर? x, और x किसे माना है हमने? कुत्तों की संख्या। यही हमसे पूछा है कुत्तों की संख्या कितनी है, तो वो हो गया आपके 25 कुत्ते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। दूसरा, अगर हम इसे और तरीके से करें, एक इसका फॉर्मूला होता है, अगर उस फॉर्मूले से हम करें तो देखिए कैसे होगा। अगर हमसे पूछा जाए तो आप सूत्र नोट कर लें, 4 पैर वाले जानवर, अगर इनकी हमसे संख्या पूछी जाए तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला, पैर माइनस गर्दन गुणा 2/2। अगर हमसे पूछा जाए 2 पैर वाले जानवर, 2 पैर वाले जानवर, चाहे तो आप x मान के कर सकते हैं या इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं, इससे भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए लगाएंगे गर्दन गुणा 4 माइनस पैर बटे 2। ये आपके 2 फॉर्मूले हैं। अगर 4 पैर वाले पूछे जाएं तो आप लगाओगे पैर माइनस गर्दन गुणा 2/2, और अगर आपसे पूछे 2 पैर वाले तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप गर्दन गुणा 4 माइनस पैर बटे 2। तो अभी हमारा जो सवाल था कुत्ते और मुर्गा वाला, अगर उसे हम लगाएं तो उसमें दे रखा था पैरों की संख्या थी 130, पैरों की संख्या थी 130 और गर्दन थी 40 गुणा 2
बटे 2। इसे हम सॉल्व करें तो 130 माइनस 80 बटे 2, ये हो गया आपका 50 बटे 2, कितना आया 25, जो कि अभी हमने सॉल्व भी किया था। तो आप इस वाले फॉर्मूले से भी लगा सकते हैं। ये 25 आएगा, दिखाई नहीं दे रहा हो तो इधर लिख दे रहे हो, 25 कुत्तों की संख्या होगी। अगला प्रश्न, किसी स्थान पर कुछ खरगोश और कुछ चिड़िया हैं। यदि वहां कुल पैरों की संख्या 180 है तो गर्दनों की संख्या 55 है, तो उस स्थान पर चिड़िया कितनी है? उस स्थान पर चिड़िया कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो चिड़िया कितनी है? ये खरगोश होंगे आपके 4 पैर वाले, खरगोश होंगे आपके 4 पैर वाले और चिड़िया होंगी आपकी 2 पैर वाली। हमसे क्या पूछा है? चिड़िया। चिड़िया कैसे हैं? 2 पैर वाले जानवर हैं, तो हमें एसी का फॉर्मूला लगाना है, 2 पैर वाले जानवर। क्या बताया था फॉर्मूला 2 पैर वाले जानवर का? 2 पैर वाले जानवर का फॉर्मूला क्या होगा? गर्दन गुणा 4 माइनस पैर, गर्दन गुणा 4 माइनस पैर बटे 2। गर्दन कितनी है आपकी? आपकी नहीं पूछ रहा हूं, जो प्रश्न में दे रखा है उसकी जानकारी ले रहा हूं। गर्दनों की संख्या है 55 गुणा 4 माइनस पैरों की संख्या कुल 180 बटे 2, ये हो गया आपका 4 पंजे 20 यानी 220 माइनस 180 बटे 2, ये आएगा आपका 40 बटे 2, कितना हो गया 20। 20 यहां पर क्या है? चिड़ियों की संख्या है। 20 क्या है यहां पर? चिड़ियों की संख्या। अगला प्रश्न, हस्तमिलाप पर आधारित प्रश्न। हस्तमिलाप क्या होता है? 4 लोग इकट्ठे हुए, 4 लोग आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो इस प्रक्रिया में कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो ऐसा ही एक प्रश्न दे रखा है, किसी टूर्नामेंट में कुल टीमों ने हिस्सा लिया तथा उपस्थित प्रत्येक टीम एक दूसरे से मैच खेलती है, तो इस प्रकार कुल कितने मैच खेले गए? कुल कितने मैच खेले गए? तो यहां पर कुल संख्या दे रखी है n बराबर 8, हमें केवल n बराबर इसी का मान चाहिए। और जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला है, सूत्र है, सूत्र क्या है? n माइनस 1 अपॉन 2, ये इसका सूत्र होता है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2। देखिए कितनी बार मैच खेले गए, तो इसके लिए 8 8 माइनस 1 बटे 2, दूसरे से काट देंगे, 2 चौक 8, 4 गुणा 7, ये हो गया आपका 28। कुल मैच 28 खेले गए। तो इस सूत्र को आप इसे नोट कर लें, इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न अगला है, किसी पार्टी में कुछ व्यक्ति उपस्थित थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाता है। यदि इस दौरान कुल 210 बार हाथ मिलाए गए हों तो पार्टी में कितने लोग मौजूद थे? यहां पर हमसे संख्या पूछी गई है, n हमें ज्ञात करना है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला था वही लगाएंगे हम, n माइनस 1 अपॉन 2 बराबर दे रखा है 210 बार हाथ मिलाए गए, ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस n बराबर 420। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण बनेगी यहां पर, और द्विघात समीकरण का हम फैक्टर करेंगे। देखिए फैक्टर करते हैं तो फैक्टर आपने किए होंगे, ये जो 420 है यहाँ पर एक संख्या मान लेते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और 420 एकम 420। अब 420 के ऐसी 2 संख्या लेकर आते हैं जिन्हें हम घटाने पर, क्योंकि माइनस आया हमारे साथ गुणनफल में, तो इन्हें घटाने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। यहाँ पर 1 मान लेते हैं, 1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या बनेगा? ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 20n माइनस 420 बराबर 0,
क्योंकि 21 और 20 की हम गुणा करेंगे तो 420 ही मिलेगा, 21 दूनी 42 और 0 का 0। दूसरा अगर इनका अंतर निकालेंगे तो माइनस एन हो जाएगा, यहाँ से एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस 21 प्लस यहाँ से 20 कॉमन लेंगे तो एन माइनस 21 बराबर हो गया आपका 0। तो ये हो गया एन माइनस 21 और एन प्लस 20 बराबर 0। एक होगा आपका एन बराबर 21 जो कि पॉजिटिव नंबर देगा, और एक होगा आपका एन बराबर माइनस 20 जो कि नेगेटिव नंबर होगा। तो ये होगा नहीं आपका, ये वाला आंसर सही होगा। यहाँ पर 21 लोग मौजूद थे। अगला प्रश्न शेषफल पर आधारित प्रश्न, पावर वाले हैं ये। यदि 45 की पावर घात 60 को 44 से हम भाग करें तो इसमें शेषफल क्या प्राप्त होगा। 45 की घात 60 को 44 से भाग करें तो शेषफल क्या मिलेगा। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी पावर दे रखी होती है ठीक वैसे ही हम उसे डायरेक्ट भाग करते हैं, 44 से भाग करेंगे। अब 44 से हम भाग करेंगे, 45 को भाग करेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर 44 से अगर 45 को भाग करें तो हमें मिलेगा शेषफल 1, और 1 की घात कितनी होगी 60। तो आपका जो शेषफल मिलेगा कितना होगा 1। तो आपका शेषफल कितना होगा 1 होगा। अगला प्रश्न 75 की घात 56 को 76 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। इसे भी वैसे ही करेंगे, 75 की घात दे रखी है आपकी 56 बटे 76। अब 76 से हम 75 में भाग करेंगे, क्योंकि 76 ज्यादा है 75 कम है, तो हम भाग पूरा ही लगाएंगे। भाग पूरा लगाएंगे क्योंकि एक संख्या यहाँ पर कम है, तो हमें शेषफल क्या मिलेगा -1 मिलेगा। यहाँ पर -1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये कैसी संख्या है, घात आपकी सम है। जब घात सम होती है तो जो आधार हमारा माइनस में होता है वो हो जाता है आपका प्लस में, तो इसमें भी क्या मिलेगा हमें +1 शेषफल प्राप्त होगा। इसे नोट करें आप। अगला प्रश्न 85 की घात 60 प्लस 10 को 86 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। देखिए इसमें भी 85 की जो घात दे रखी है वो हो गई 60 को हम 86 से भाग करेंगे, प्लस यहाँ 10 है, 10 को 86 से भाग करेंगे, और ये पूरा आपका इस तरह से बनेगा। जैसे भाग करेंगे हम तो यहाँ पर भी क्या मिलेगा हमें -1 मिलेगा, और इसकी पावर हो जाएगी 60 प्लस यहाँ क्या मिलेगा हमें, जब 86 से हम 10 को भाग करेंगे तो यहाँ मिलेगा माइनस का 76। ठीक, जब 76 होगा ये, तो इसे हम भाग देंगे, ये आपका जो मिलेगा ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 76। कितना हो गया 75 माइनस में मिलेगा यहाँ पर -75। -75, अब इसे 85 में से माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 10, रिमाइंडर हो जाएगा 10। अगला प्रश्न 40 की घात 35 माइनस 15 को 39 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक वैसे ही करना है जैसा भी किया था। इसमें हो जाएगा आपका 40 की घात 35 दे रखा है, और नीचे हो गया आपका 39 -15 भाग 39, भाग करेंगे आपका यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, और इसकी घात हो जाएगी 35 माइनस, इसे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 9 में 5 के 4, और 3 में से 1 गया 2, ये मिलेगा आपका 24 होगा, और ये 24 जो आएगा यहाँ पर माइनस का आएगा। अब ये 24 माइनस का आएगा, और ये हो गया आपका 1,
और ये हो गया आपका प्लस का 24। तो आपका जो शेषफल होगा वो कितना होगा 25। जब माइनस मिलेगा तभी हम घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटाएंगे। यहां पर क्या प्राप्त होगा 25 होगा। अगला प्रश्न, ये भी ऐसा ही है। 65 को 66 से भाग करेंगे तो इसकी घात होगी 80 माइनस 23, और इसमें घात मतलब भाग करेंगे 66 से, भाग करेंगे तो यहाँ होगा क्या माइनस का 1, घात हो जाएगी 80 माइनस, इसमें हो जाएगा आपका 6 में से 3 गया 3, और 6 में से 2 गया 4, ये मिलेगा आपका माइनस, ये होगा आपका माइनस का। माइनस का होगा, और ये हो जाएगा प्लस का इधर, और ये हो गया प्लस का 43, और एक हो गया 44। तो यहां पर शेषफल क्या होगा 44। अगला प्रश्न, गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। 20 250 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न मिलते हैं हमें, इसका निकालेंगे हम। जैसे गुणनखंड ज्ञात करनी है, लासा विधि द्वारा हम गुणनखंड निकालेंगे। पहले 2 से करेंगे, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इसमें हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 0, नहीं 2 से नहीं होगा। अब इसमें आ गया 5, तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, एक बचा यहाँ पर, फिर 3 3 9, और 3 7 21, 3 पंजे 15, 3375 प्राप्त होगा यहाँ पर। इसके बाद फिर 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1125। फिर 3 से देख लो, 3 3 9, बचा 2, 3 7 21, 3 पंजे 15, फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 5 से 25 पंजे 125, और 5 पंजे 25, और ये लास्ट में 5, ये आ गए आपके। अब इसमें कितनी बार संख्या आई है वो हमें सभी लिखने हैं। देखिए इसमें जो आपकी 20,250 है, इसमें 2 आया आपका एक बार, 3 आया है आपका 4 बार, और 5 आया है आपका 3 बार, 5 आया आपका 3 बार। ये हमें गुणनखंड प्राप्त हुए। तो इसमें हमसे पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अब इसमें अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। अभाज्य गुणनखंड आपका 2 है, 3 है और 5 है। तो कुल संख्या जो बनेगी आपकी, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वो होगी आपकी 1 + 4 + 3, 4 3 7 और 1 8। तो यहां पर सही जवाब होगा आपका 8, 8 इसका सही आंसर होगा। अगर यहां पूछा जाए कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, अगर आपसे ये पूछा जाता कि सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या तो कितनी होगी। सम अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर 1 है, यहीं 2 है, 2 की संख्या कितनी एक बार है, तो इसमें कितना होगा 1। सम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 1। अगर आपसे पूछा जाए विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, विषम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो विषम अभाज्य आपके 3 है और एक 5 है, तो इसमें टोटल होगा 4 + 3, कितना हो गया 7। तो आपका यहाँ सही आंसर होगा 7। फिलहाल हमसे ये पूछा है 20,250 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो वो कितनी होगी 8 होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न है 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। 120 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। देखिए इसके लिए 120 का गुणनखंड निकालेंगे हम, तो 2
छः 12, दो तिया 6, दो 15 30, और तीन पंजे 15, पाँच एकम 5। तो 120 में जो आपकी संख्या आई गुणनखंड आए वो थे आपके दो, एक दो तीन बार, तीन एक बार, और पांच एक बार। ये आपके यहां पर कुल गुणनखंड आए। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें हमसे केवल इनका योग पूछा है, गुणनखंडों का योग। तो योग के लिए क्या करेंगे हम, जितनी आपकी पावर बनती है जिस गुणनखंड की, उसी के ऊपर पावर लगाते चले जाते हैं क्रम से। जैसे आपकी तीन है तो तीन लेंगे लेकिन शून्य से लेके चलेंगे। देखिए कैसे, पहले हम लगाएंगे 2 की घात 0 प्लस, फिर लगाएंगे 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3। इस तरह से हमें लगाना है। जैसे 2 की घात 3 था तो उसे हमने 0 से स्टार्ट किया, 3 तक ले गए केवल 2 के रूप में। आगे ठीक ऐसे ही और भी ले, और कौन कौन है, जैसे 3 की घात दे रखी है 1, तो 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1, ये हमें योगफल में करना है। फिर आगे 5 की घात 0 और प्लस 5 की घात 1। बस ऐसा सॉल्व कर लो। देखिए यहां बनेगा 1, किसी घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होता है। ये हो गया 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 1 प्लस 3, यहाँ हो गया 1 प्लस 5, ये हो गया आपका 1 2 3 4 7 8 15, 1 2 3 4 7 8 15, 4 गुणा 6, 15 चौका 60 और 6 छंग 36, इसका होगा 360। तो इनके गुणनखंडों का जो योग होगा वो होगा आपका 360। समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा या सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो विषम गुणनखंडों का योग, जो आपकी विषम संख्याएं हैं, विषम गुणनखंड कौन कौन से हैं आपके, 3 और 5, केवल इन्हीं के लिए निकाल लेंगे हम। जैसे ये बनेगा आपका 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो ये होगा आपका यहाँ पर 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 5, तो ये हो गए आपके 4 गुणा 6 बराबर हो गया 24। तो 24 क्या होगा, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग। ऐसे ही अगर हमसे सम का पूछा जाए तो सम में केवल क्या करेंगे, हम 2 की घात 0 छोड़ देंगे, बाकी सभी को ले लेंगे। बस सम के लिए 2 की घात 0 छोड़ करके, बस 2 की घात 0 को छोड़ करके आगे जितना बचेगा वो सब सम के लिए आ जाएगा। विषम हो गया आपका 24, तो इसमें सम का कितना बनेगा, 360 में से घटा दो 24 को, अगर हम इसमें से घटा दें तो ये हो जाएगा 3 2 4, नहीं गलत हो गया, 326। 326 क्या होगा, सम गुणनखंडों का योग होगा। आप इसे चेक करना, केवल इसमें आप 2 का पावर 0 नहीं लगाएंगे, बस ये वाला हटाना है, बाकी सब यहाँ से लेकर के लास्ट तक लगा देना। बस ये नहीं लगाओगे आप तो ये बनेगा 14 चौका 56, और 14 चौका 56 को 6 से गुणा कर लो, 6 छंग 36 और 6 पंजे 30 और 1 31। देख लेना, आप इसे चेक कर लेना। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 420 में कुल गुणनखंडों की संख्या व योग। इसमें संख्या पूछा है और योग पूछा है। देखिए 420 के लिए तो 210 हो गया, ये हो गया आपका 105, फिर 3 से करेंगे इसमें हो जाएगा 35, फिर 5 से करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 एकम 7। तो इसमें जो आपके एलिमेंट आए वो आए आपके 2 की घात 2, 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 गुणा
7 की घात 1। ये आपके गुणनखंड आ गए। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या हमसे पूछा है, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए पहले हम निकालते हैं संख्या। अब देखिए संख्या क्या होगी, दो कितनी बार आया, 2 बार, तो 2 प्लस 1। 3 कितनी बार आया, 1 बार, 1 प्लस 1। 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 प्लस 1। और 7 कितनी बार है, 1 बार। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24। 24 गुणनखंड होंगे इसमें। गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। अगर इनका योग निकाला जाए तो योग जैसे हमने अभी पीछे निकाला था ठीक वैसे ही निकालना है। कैसे, जो आपकी घात हैं उन्हें 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, फिर 2। ये 2 तक था, 2 तक ले लिया हमने। इसके बाद 3 की घात 1 है तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 3 की घात 1 हो गया। इसमें 3 आगे है 5, तो 5 की घात कितनी है, 1, तो 0 प्लस 5 की घात 1 गुणा ऐसे ही 7 की घात 0 प्लस 7 की घात 1। वैसे सॉल्व कर लें, 1 2 और ये हो गया 4। इसमें होगा आपका 1 प्लस 3, इसमें हो जाएगा आपका 1 प्लस 5, इसमें हो जाएगा आपका 1 प्लस 7। 1 3 4 7, 4 6 8, 7 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8, वैसे इनकी गुणा कर लो तो 7 चौक 28 गुणा 48। देखिए 28 और 48 की गुणा करें, 48 गुणा 28, 8 8 64, 8 2 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। और ये हो जाएगा आपका 56, 4 4 3 5 8 और 1 9। कितना आया, ये आ रहा है आपका कुछ रह गया, 7 चौक 28 और 6 अट्ठे 48। 8 अट्ठे 64, 8 चौक 32 और 6 38। ये गलत हो गया। ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और 1 9। अब देखो 4 8 6 14, 3 9 12 और 1 13। ये होगा आपका 1344। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1344। 1344 क्या होगा, गुणनखंडों का योग। इसे नोट करें आप। अगला प्रश्न, 500 के सभी सम व विषम गुणनखंडों का योग। अब इसमें गुणनखंडों का योग पूछा है, सभी का पूछा है, सभी का निकालना है, सम का भी निकालना है, विषम का भी निकालना है। ये सभी का भी निकालना है और सम और विषम अलग अलग निकालना है। जैसे पीछे एक सवाल हमने बता दिया था, आप सम का निकाल लेना, थोड़ा कैलकुलेशन में गलती हो रही थी। तो जैसे मैं इसका निकालूंगा आप उसका भी निकालना है, 120 के बारे में जो दे रखा है। देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम इसके गुणनखंड निकालेंगे 500 के। 2 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 0। फिर करेंगे 125 हो गया। 5 से करेंगे 25 पंजे 125 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5। ये आपके गुणनखंड आ गए। कितनी बार आए, 2 2 बार और 5 3 बार। 2 2 बार, 5 3 बार, 2 2 बार, 5 3 बार। पहले क्या पूछा है, सभी गुणनखंडों का योग। पहले निकालते हैं हम सभी का योग, सभी गुणनखंडों का योग, सभी का योग। तो 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 गुणा 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3। इसमें हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125। ठीक,
1+2 ये हो जाएंगे 3 गुणा इसमें हो जाएगा 125, 25, 50 और 6 56, 156 कितना आया 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16, 3 एकम 3 और 1 4, 400 गलत हो गया शायद, वो रह गया थोड़ा, कोई बात नहीं। देखिए दोबारा करते हैं। ये हमारा 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 था तो हमने 1 तक लिख लिया था, गुणा 5 की घात 0 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2 प्लस 5 की घात 3, यहाँ तक है। जितनी घातें होती है वहीं तक ले, पहले हमने 1 तक लिख लिया था, इसी वजह से हमारा सही आंसर नहीं आ रहा था। देखिए आगे ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, इसमें हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25 प्लस 125, ये हो गया 2 3 और 4 7, इधर हो जाएगा 5 25 50 150 और 5 55 और 1 56, 156, 7 छंग 42 और 7 पंजे 35 और 4 39, 7 3 10, 1092। 1092 क्या होगा, इन गुणनखंडों का योग होगा। अब इसमें कितने समय और कितने विषम है, सम का योग क्या होगा, विषम का योग क्या होगा। तो देखिए आपके ये सम वाले हो गए, ये विषम वाले हो गए। पहले हम विषम वाले निकाल लें, अलग अलग निकाल दे रहा हूं, वैसे घटा के निकाल सकते हैं हम। पहले हम विषम वाले निकालते हैं। देखिए विषम, विषम का योग कितना होगा, विषम का योग होगा आपका 5 की घात 0 5 की घात 1 5 की घात 2 5 की घात 3। ये हमने सॉल्व किया, ये वाला कितना आया था 156। 156 क्या होगा, विषम होंगे, विषम गुणनखंडों का योग होगा 156। अब देखिए सम का कितना होगा, वैसे हम इसे घटाएं, सम का योग, अगर सम का योग हम यहां निकालें तो 1092 माइनस 156, 12 में से 6 गया 6, 8 में से 5 गया 3 और 10 में से 1 गया 9, ये आना चाहिए आपका 936 आना चाहिए। अब देखिए 936 कैसे आएगा वो अभी देखते हैं हम। तो इसमें मैंने बताया था केवल हम इसे छोड़ देते हैं 2 की घात 0 को, 2 की घात 0 को छोड़ेंगे क्या आएगा, 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 गुणा, इधर आएगा आपका ये सारे आएंगे 5 की घात 0 5 की घात 1 5 की घात 2 5 की घात 3 प्लस 5 की घात, नहीं इतना ही है बस, ठीक। इसमें हो जाएगा आपका 1 2 प्लस 4 गुणा, ये पूरा आपका है 156 का, तो ये 2 चौक 8 गुणा 156, ये होगा आपका 8, गलती पे गलती हो रही है कर्मी, 2 4 6, 6 गुणा 156, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 30 6 छंग 36, 6 पंजे 30 और 3 33, 6 गम 6 और 3 9, 936 आया। अभी हमने अंतर निकाला था तब भी कितना आया था 936। तो आप इस तरह से सम विषम गुणनखंडों का योग निकाल सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास, आशा करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। दूसरी, अगर आपके मन में या आपके पास कोई भी समस्या हो तो आप अपनी समस्या को हमें ज़रूर बताएं, कमेंट्स के माध्यम से बताएं या व्हाट्सएप पर जो नंबर आ रहा है, जो आपके टेस्ट पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, आप इस पर एसएमएस कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। और इसके बाद हम एक नए चैप्टर लेकर आएंगे। ये जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ये यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, सुपर टेट, यूपी टेट और एसएससी की जितनी वैकेंसी है, बैंकिंग, रेलवे और आपका जो पैट की परीक्षा होने वाली है यूपी SSC पैट के लिए हम एक श्रृंखला लगातार इसी को तैयार करेंगे और इसमें हमारा अच्छा से अच्छा टॉपिक आते रहेंगे, प्रत्येक सब्जेक्ट की आपके लिए क्लास मिलती रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। मिलते हैं फिर
नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।